तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बहुत सारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में होती है और उसको अपन डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी उसके लिए पूरी प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आज अपन उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये आता है सॉल्यूशन कौन कौन से पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्म्स को स्टार्ट करने से पहले अपन उनके सॉल्यूशन के पार्ट्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे फर्स्ट अपना आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉरी, फर्स्ट अपना आता है कंप्लीट इंटीग्रल। दूसरा अपना आता है पर्टिकुलर। और तीसरा पार्ट सॉल्यूशन के अंदर आता है सिंगुलर इंटीग्रल। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: कंप्लीट, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर इंटीग्रल। नाउ कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? अपन जो भी निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन वो पार्ट है कंप्लीट इंटीग्रल का। सपोज अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। ये अपनी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अभी अपना जो टॉपिक है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो अपन करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात करेंगे। तो सपोज अपने पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। अगर इसका सॉल्यूशन इस तरह से आता है, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपना कहलाता है कंप्लीट इंटीग्रल। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट अगर सॉल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपना कहलाता है कंप्लीट इंटीग्रल। तो इसका अगर सॉल्यूशन अपना आता है इस फॉर्म में, एफ वन एक्स वाई जेड ए बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये अपना कहलाता है कंप्लीट इंटीग्रल। फिर सेकंड बात आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ना पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। अगर आपको न्यूमेरिकल में साथ में कोई कंडीशन गिवन है और उन कंडीशन को यूज करके अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो ए और बी। सपोज अपने पास कंडीशन गिवन है डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो और डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो। तो स्पेसिफिक कंडीशन को यूज करके अगर आपने कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी और आपने सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाता है, एफ एक्स वाई जेड। सपोज ए की वैल्यू आपकी आ रही है वन और बी की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस वन। तो ये जो फॉर्म कहलाता है वो कहलाता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू अपन ने यूज फाइंड आउट कर ली। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो अपना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। थर्ड टाइप आता है सिंगुलर इंटीग्रल। ना सिंगुलर इंटीग्रेशन के अंदर सपोज अपना कोई सॉल्यूशन दे रखा है, एफ वन एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो। ना जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपने सॉल्यूशन में इन्वॉल्व किए हैं उनके रेस्पेक्ट में आपको जो भी आपका सॉल्यूशन आया है डिफरेंशिएट करना है। तो f1 का डिफरेंशिएशन अपन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू a एंड b। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके अगर हम इस टाइप से कोई इक्वेशन जनरेट कर सके जिसमें a और b इन्वॉल्व नहीं हो, यानी अपना मेन काम क्या है, आपका जो सॉल्यूशन पार्ट आया है कंप्लीट इंटीग्रल, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपने उसमें इन्वॉल्व किए उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उस सॉल्यूशन का। और इन तीनों इक्वेशन को यूज करके अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सके, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद बाय एलिमिनेटिंग a एंड b, बाय एलिमिनेटिंग a and b, we get singular integral. So these are the three types of integral we can use in standard forms. ये थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए? कंप्लीट, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर। ना इन तीनों को एक बार देख लो, कोई डाउट इसमें? ना स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास फर्स्ट फॉर्म आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, और वो है अपनी एफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है जिसमें ओनली पी और क्यू ही इन्वॉल्व है,
ना तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए एक्स वाई, और नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे p प्लस क्यू इक्वल टू 1, पी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो कहलाती है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। कौन सी फॉर्म है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, जहां अपने पास ना तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई होंगे और ना ही जेड, ओनली पी क्यू के फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देन दिस इज कॉल्ड एफ पी क्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, एफ पी क्यू इक्वल टू 0। ना उस केस में अपना कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा, देन कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय is z equals to ax plus by plus c। कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z equals to ax plus by plus c। अगर मैं z को डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो डेल z बाय डेल x क्या आ जाएगा अपना? a के बराबर आ जाएगा। और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल z बाय डेल y अपना हो जाएगा b। डेल z बाय डेल x किसको डिनोट करता है? p को। और डेल z बाय डेल y आपका q को डिनोट करता है। इट मींस हमें p को रिप्लेस करना है a से और q को रिप्लेस करना है b से। जो अपना गिवन इक्वेशन है वहां आपको p को रिप्लेस करना है a से और q को रिप्लेस करना है b से। तो वहां से आपको मिलेगा एफ ए बी इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा? एफ ए बी इक्वल्स 0। a और b में एक रिलेशन मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आपका हो जाएगा b इक्वल्स टू 5 है। क्योंकि अगर a और b के फॉर्म में अगर रिलेशन दे रखा है तो b किस पे डिपेंडेंट है? a पे। तो वी कैन राइट दिस b इज अ फंक्शन ऑफ a। नाउ ये रिलेशन कहां यूज करना है? फर्स्ट के अंदर। देन द कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन बाय z इक्वल्स टू ax, b को हम रिप्लेस कर देंगे फाइव से, फाइव a y प्लस c। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन इक्वेशन। कंप्लीट कैसे? क्योंकि इसमें आप दो ही वेरिएबल है a और c, यहाँ पे तीन वेरिएबल थे a b और c। तो आपको b को की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी इस रिलेशन को यूज करके। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको? p को रिप्लेस करना है a से, q को रिप्लेस करना है b से। तो आपका आ जाएगा एफ ए बी इक्वल टू 0, और वहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ a। तो अपन लिख रहे हैं b इक्वल टू 5 है। ये वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। सेकंड सॉल्यूशन अपना आता है सिंगुलर। कि पर्टिकुलर के लिए तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होगी, जो पॉसिबल नहीं है जब तक कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। पॉसिबल तो है, और उसके लिए साथ में न्यूमेरिकल के अंदर कंडीशन ऑलरेडी गिवन होगी। अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। थर्ड पार्ट अपना आता है सिंगुलर इंटीग्रल। थर्ड पार्ट अपना क्या आ जाता है? सिंगुलर इंटीग्रल। ना सिंगुलर इंटीग्रल की प्रोसेस क्या बताई थी अपन ने? कंप्लीट इंटीग्रल के अंदर जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसके रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डेल जेड बाय डेल ए पहला वेरिएबल, डेल जेड बाय डेल ए इक्वल टू 0 पुट करना है। और डेल जेड बाय डेल सी, डेल जेड बाय डेल सी को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो डेल जेड बाय डेल सी की वैल्यू क्या आ रही है? इक्वेशन नंबर 2 को सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डेल जेड बाय डेल सी की वैल्यू, डेल जेड बाय डेल सी की वैल्यू, क्योंकि हमें डेल जेड बाय डेल सी को भी 0 के इक्वल रखना है। और डेल जेड बाय डेल सी की वैल्यू क्या आएगी? सेकंड को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू सी, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू सी। तो डेल जेड बाय डेल सी अपना क्या आ जाएगा? 1। क्या आपका 1 0 के इक्वल है? क्या हमारा 1 0 के इक्वल है? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में अपना सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी ये फॉर्म आएगी कंप्लीट इंटीग्रल की, जहां सिंगल कांस्टेंट आपका अवेलेबल होगा, उस केस में सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जनरल के लिए एक आता है आपका जनरल इंटीग्रल। ना जनरल इंटीग्रल के लिए नेक्स्ट आता है अपना जनरल इंटीग्रल।
नाउ जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें जो सेकंड कांस्टेंट है उसको भी a का ही फंक्शन मानना पड़ेगा. लेट c इज a फंक्शन ऑफ a. तो अपना कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा z इक्वल्स टू ax प्लस phi a by प्लस psi a. ये है अपना कंप्लीट इंटीग्रल. कांस्टेंट c को अपन ने क्या एज्यूम कर दिया, फंक्शन ऑफ a. कांस्टेंट c को हमने एज्यूम कर दिया फंक्शन ऑफ a. अब a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है del z by del a इक्वल टू 0. इन दोनों इक्वेशन को यूज करके a को एलिमिनेट करना है. बाय एलिमिनेटिंग a we get the जनरल सॉल्यूशन. और जनरल सॉल्यूशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक अपने पास स्पेसिफिक a की वैल्यू नहीं होगी. स्पेसिफिक a की वैल्यू और साथ में c इज अ फंक्शन ऑफ psi a जो आप एज्यूम कर रहे हो उसकी वैल्यू भी अगर न्यूमेरिकल में गिवन होगी तभी हम जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. ठीक है, ये पूरी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट की प्रोसेस रहेगी. मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपके इसी फॉर्म तक कंप्लीट हो जाएंगे और किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम केस में वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. और जनरल के लिए तो जब तक a की वैल्यू गिवन नहीं होगी आपका जनरल इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हम. उस केस में आपको न्यूमेरिकल में a की वैल्यूज गिवन होनी चाहिए और c जो कांस्टेंट यूज कर रहा है वो भी a की फॉर्म में आपको गिवन होगा, तभी आप जनरल इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये था अपना फर्स्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. ओनली p q आपके इक्वेशन में होंगे, f p q. ओनली p और q प्रेजेंट होंगे, x y और z प्रेजेंट नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना सॉल्व पी क्यू इक्वल टू पी प्लस क्यू. और पी और क्यू क्या अपना फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव del z by del x एंड del z by del y. पी और क्यू जो है अपनी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है del z by del x एंड del z by del y क्यू. तो क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये कौन सी फॉर्म है. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड प्रेजेंट नहीं है. ना तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई प्रेजेंट है और नहीं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जेड प्रेजेंट है. तो ओनली एफ पी क्यू फॉर्म, पी और क्यू ही वेरिएबल है. और वो कौन सी फॉर्म है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट. तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एफ पी क्यू इक्वल टू 0. एफ पी क्यू इक्वल टू 0. सबसे पहले आपको फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसका प्रोसीजर आपको यूज करना है. बिना फॉर्म के मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एफ पी क्यू इक्वल टू 0. देन its complete integral is given by then its complete integral is given by z equals to ax plus by plus c. तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो गया अपना z equals to ax plus by plus c. अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो हमें b की वैल्यू चाहिए. तो b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो अपना p था del z by del x उसको रिप्लेस करना है a से, और q जो है del z by del y क्या आएगा यहाँ से b. तो p को आपको रिप्लेस करना है a से और q को रिप्लेस करना है b से इन f p q. तो f p q यानी f a b. p को a से रिप्लेस करना है, f p q क्या है अपना, ये अपना f p q. p q p को रिप्लेस किया a से, a b इक्वल्स टू a प्लस b. तो ये आपका हो जाएगा f a b इक्वल्स टू 0. यहां से आपको b की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a. वी कैन राइट दिस ab माइनस b इक्वल्स टू a. b कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1 इक्वल्स टू a. तो आपका b आ रहा है a अपॉन a माइनस 1. b की वैल्यू क्या आ रही है a अपॉन a माइनस 1. नाउ ये वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में. देन z इक्वल्स टू ax प्लस a अपॉन a माइनस 1 y plus c. This is the complete integral of given numerical. तो अपना complete integral क्या आया है, z equals to ax plus a upon a minus 1 y plus c. This is the complete integral of
गिवन न्यूमेरिकल। ना कंप्लीट के बाद अपना क्या आता है, पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है। फिर थर्ड आता है सिंगुलर। ना सिंगुलर इंटीग्रल के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट कंप्लीट इंटीग्रल में यूज हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, और इक्वल टू जीरो, तो डेल जेड बाय डेल ए इक्वल टू जीरो और डेल जेड बाय डेल सी इक्वल टू जीरो। पर डेल जेड बाय डेल सी जो है वो वैल्यू आ रही है वन, और वन जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हेंस सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में आपका सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां पे स्टेटमेंट आ जाएगा, हेंस सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। ना सिंगुलर के बाद अपना आता है जनरल, और जनरल सॉल्यूशन के लिए अपन को क्या पुट करना पड़ेगा, इन जनरल वी हैव टू पुट लेट c इज अ फंक्शन ऑफ a। c को किसका फंक्शन मानना है, a का। देन कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल्स टू ax प्लस a अपॉन a माइनस वन y प्लस फंक्शन ऑफ a। c की वैल्यूज पुट कर दी, डेल जेड बाय डेल ए निकालेंगे और उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको a को एलिमिनेट करना है, तब जाके अपन को जनरल इंटीग्रल मिलेगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब अपने पास फाई a की वैल्यूज गिवन होगी। दिस इज पॉसिबल ओनली, तो बाय एलिमिनेटिंग a between these two equations we get the general solution, and which is possible only when the value of phi a is given। तो यहां से सिर्फ हमें कंप्लीट इंटीग्रल ही मिल रहा है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस वन वाई प्लस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन न्यूमेरिकल। ना प्रोसेस समझ में आई। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व q इक्वल टू 3p स्क्वायर। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट ओनली पी क्यू अवेलेबल है यहाँ, तो कौन सी फॉर्म में हो गई या स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के अंदर, तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। एफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो, एफ पी क्यू इक्वल्स टू जीरो, then its complete integral is given by z equals to ax plus by plus c। complete integral is given by z equals to ax plus by plus c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ तीन कांस्टेंट है और कंप्लीट इंटीग्रल में ओनली दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ए बी और सी में से किसी एक को अपन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उसको एलिमिनेट करने के लिए अपन रिलेशन ही यूज करते हैं, जो डेल जेड बाय डेल एक्स से पी उसको रिप्लेस करना है आपको ए से, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पर डेल जेड बाय डेल एक्स ए के इक्वल आ रहा है, और डेल जेड बाय डेल बाय क्यू जो है उसको आपको रिप्लेस करना है बी से। तो रिप्लेस p by a and q by b in f p q equals to 0।
तो वहां से आपका आएगा एफ ए बी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करो तो b इक्वल टू आपका आ गया 3a²। p को रिप्लेस किया अपने a से और q को रिप्लेस कर दिया अपने b से, तो वहां से आपका रिलेशन आ गया b इक्वल टू 3a², और ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है। देन द कंप्लीट इंटीग्रल इज, देन z इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू 3a² y प्लस c, दिस इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल। नाउ कंप्लीट के बाद आता है सिंगुलर इंटीग्रल। क्या यहाँ सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा? क्या यहाँ पे आपका सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। c आ रहा है, सिंगल कांस्टेंट है, और डेल जेड बाय डेल सी आपका क्या हो जाएगा? 1, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो नीचे स्टेटमेंट लिखना, सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, और यही अपना सॉल्यूशन हो गया। तो ये शॉर्ट आंसर के अंदर आते हैं। डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल है वो 2 या 3 मार्क्स के अंदर है। अगर इस न्यूमेरिकल का वेटेज दिखा जाए तो 2 और 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म से जो रिड्यूसिबल वाला न्यूमेरिकल है वो लॉन्ग आंसर में आएगा आपका। सेकंड न्यूमेरिकल ट्राई करो, अंडर रूट ऑफ p प्लस रूट q इक्वल टू 1। तो अपना सेकंड न्यूमेरिकल है रूट p प्लस रूट q इक्वल टू 1। ये भी आपका p की फॉर्म में है, अंडर रूट p प्लस रूट q इक्वल टू 1। हेंस दिस इज स्टेनर फॉर्म फर्स्ट f p q इक्वल टू 0। कौन सी होगी ये फॉर्म? स्टेनर फॉर्म फर्स्ट f p q इक्वल टू 0। then its complete integral is given by, its complete integral is given by z equals to ax plus by plus c, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ p को रिप्लेस करना आपको a से और q इक्वल्स टू b, तो वहां से आपको मिलेगा f a b इक्वल्स टू 0। तो अंडर रूट a प्लस रूट b इक्वल्स टू 1, तो यहां से आपको रूट b इक्वल्स टू आ रहा है 1 माइनस अंडर रूट a, और b इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट a का होल स्क्वायर। हेंस द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन इज, complete integral is z equals to ax plus 1 minus under root of a का स्क्वायर y प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c प्लस c। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट इंटीग्रल। एंड सिंगुलर इंटीग्रल, जब डेल जेड बाय डेल सी करोगे तो 1 आ रहा है, जो 0 के इक्वल नहीं है। सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट। तो ये है सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। नाउ सेकंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी आती है वो है एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई इन्वॉल्व नहीं होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है। कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा एक्स एंड वाई, तो ये अपनी कहलाती है सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो ये है अपनी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक रिप्लेसमेंट लेंगे, x इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक रिप्लेसमेंट ले रहे हैं x इक्वल टू, सॉरी x प्लस बी वाई। जो रिप्लेसमेंट होगा x प्लस बी वाई, जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे कैपिटल x को x प्लस बी वाई से, तो आपका जो फंक्शन है वो ओनली एक्स जेड जो है फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। कैपिटल x किसका हो जाएगा?
फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें रिप्लेसमेंट थर्ड फॉर्म जब भी आएगी आपकी एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, आपको यहाँ रिप्लेस करना है कैपिटल एक्स इक्वल टू आपको पुट करना है एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई। नाउ यहां से जब अपन p की वैल्यू निकालते हैं तो p आपका होता है डेल जेड बाय डेल एक्स। p की वैल्यू क्या होती है? डेल जेड बाय डेल एक्स स्मॉल एक्स। नाउ चेन रूल से, क्योंकि अब वेरिएबल रिप्लेस हो रहा है, चेंज कर रहे हैं, तो चेन रूल से ये आपका हो जाएगा डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स एंड डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स। डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो p जहां आएगा उसको तो आपको रिप्लेस करना है डेल जेड बाय डेल एक्स से, डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स से। जहां पर p आ रहा है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स से। q की वैल्यू आपकी होती है डेल जेड बाय डेल वाई। वेरिएबल रिप्लेस कर रहे हैं तो यहां पर भी चेन बन जाएगी डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स और डेल कैपिटल एक्स बाय डेल वाई। नाउ डेल कैपिटल एक्स बाय डेल वाई की वैल्यू b क्या आ रही है? b। तो b डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स रिप्लेस हो जाएगी। नाउ इसे गिवन इक्वेशन में जब पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा एफ जेड, p की वैल्यू डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स, q की वैल्यू b डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? इस इक्वेशन में z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब रिप्लेसमेंट दिया है p और q का, उसके बाद नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? यहाँ एक ही दिख रहा है। और जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? ऑर्डिनरी या पार्शियल? जब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? ऑर्डिनरी या पार्शियल? राइट, तो दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के बाद वापस आपको वैल्यू को रिप्लेस कर देना है जो आपने वैल्यू सपोज की थी x प्लस बी वाई। बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप x प्लस ए वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वही अपना कंप्लीट इंटीग्रल होगा। सिंगुलर और जनरल का मेथड प्रोसीजर सभी के लिए सेम रहेगा। तो ये है अपनी प्रोसीजर स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड की। देख लो एक बार से। इस फॉर्म के अंदर देखो p आ रहा है, q आ रहा है और z। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट नहीं है, और नहीं फर्स्ट में अपन रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में रिड्यूस करने के लिए z को एलिमिनेट करना पड़ेगा कोई भी रिप्लेसमेंट के साथ। z ओनली p स्क्वायर के साथ है, q के साथ नहीं है, तो z को अपन एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये इस फॉर्म में होता 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर z इक्वल टू 4, उस केस में अपन इसको फर्स्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते थे, पर अभी फर्स्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ओनली वो p स्क्वायर के साथ है। तो ये फॉर्म क्या है अपनी? zpq, f zpq इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, f zpq इक्वल टू 0। नाउ रिप्लेस, नाउ पुट कैपिटल x इक्वल टू अपना हो जाएगा x प्लस ए वाई। ये कांस्टेंट कुछ भी यूज कर सकते हो, ए बी कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल x इक्वल टू अपने पुट किया है स्मॉल x प्लस ए वाई, देन p जो अपना डेल जेड बाय डेल एक्स है वो आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि डेल एक्स बाय डेल एक्स की वैल्यू 1 हो गई, और q की वैल्यू डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और डेल एक्स बाय डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी a, डेल जेड बाय डेल एक्स। तो p और q को आपको रिप्लेसमेंट देना है, p को रिप्लेस करना है डेल जेड बाय डेल एक्स से, और q आपका रिप्लेस हो जाएगा a डेल जेड बाय डेल एक्स से। देन गिवन इक्वेशन इज
9, सबसे पहले p की वैल्यू, p आपका डेल जेड बाय डेल एक्स का डेल जेड बाय डेल कैपिटल एक्स, p की वैल्यू, तो p स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड प्लस q स्क्वायर, q की वैल्यू है a डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। नाउ यहां से कॉमन क्या आ सकता है, इस ब्रैकेट से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इस ब्रैकेट से कॉमन क्या आ सकता है, डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो अपन को यहां से कॉमन निकालना है 9 डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से बच जाएगा जेड, ये होल स्क्वायर में पूरा था, a डेल जेड बाय डेल एक्स का स्क्वायर, तो यहां से बच जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर बाहर लिया, तो यहां से बच जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ना स्क्वायर रूट ले लो, वी कैन राइट दिस, स्क्वायर रूट ले लो, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 डेल जेड बाय डेल एक्स जेड प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ जेड प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये अपनी होगी फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हम यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जेड और एक्स सेपरेट हो रहे हैं, तो जेड और एक्स को सेपरेट कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 डेल जेड अपॉन डेल जेड इंटू अंडर रूट ऑफ जेड प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, थ्री बाई टू जेड प्लस a स्क्वायर के स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल्स टू x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। तो इंटीग्रेशन कर लिया, 3/2 से आपका 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना आ रहा है जेड प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2 x प्लस b। नाउ कैपिटल x को अपन रिप्लेस किया, मेंट क्या दिया था, स्मॉल x प्लस a y, यहां वैल्यूज पुट कर दो, देन z प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल्स टू x प्लस a y प्लस b। और भी अगर सिंप्लीफाई करना हो तो ये हो जाएगा z प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल्स टू x प्लस a y प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इज आवर कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये था अपना स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का न्यूमेरिकल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ आपको न्यूमेरिकल का डिफाइन करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो होगा वो 4 to 5 मार्क्स का आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का ज्यादा नहीं आएगा, 2, 3, 4। तो अगर लेंथी ये पूरी प्रोसीजर कर दिया तो आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन तक ही निकालना है, क्योंकि सिंगुलर और पर्टिकुलर तो स्पेसिफिक केस में ही निकलेंगे, सिंगुलर पर्टिकुलर जनरल यहां तक सॉल्व करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये लेंथी था न्यूमेरिकल। जो शॉर्ट में थे डायरेक्ट पी क्यू को ए और बी से रिप्लेस किया था, तो वहां थोड़ी सी लैंग्वेज लिखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये था अपना केस नंबर सेकंड या स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, जेड पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसी पे बेस्ड और थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो यही एंड करते हैं क्लास। थैंक यू।